नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के। जैसा कि आपका यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, बिहार पीसीएल, एमपी पीजीसीएल और पंजाब पीसीएल, ये सारे एग्ज़ाम होने बाकी हैं और ये आपके इसरो डीआरडीओ सेल, ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसमें प्रश्न हमने लिया है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को फॉलो कर लेना, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जो कि हम इस सीरीज में सभी टॉपिक के प्रश्नों को एक साथ करते हैं, जो कि हर रोज़ क्लास में करते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी क्लासें हमने ली हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं और वीडियो के एंड में यानी अंत में वीडियो के मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूँगा, आप उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या जान लेते हैं, जो कि सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज क्यू यानी आवेश जो है आपका 10 कूलाम है, जहाँ समय आपका टी सेकंड है। तो आपको यहाँ पर धारा निकालनी है। क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू का मान 10 दिया गया, टी का मान 1 यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू का मान 10 और टी का मान 1, यहाँ पर आपका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बता दिया, फार्मूले पर मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि अंतर एम्पियर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की इकाई है, एसआई इकाई है। एम्पियर जो है धारा की इकाई होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, पावर यानी शक्ति की इकाई यानी पावर जो है शक्ति की इकाई होती है, ये आप जरूर याद रखें। ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई जो होती है ऊर्जा होती है ये। चलिए जूल, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर एम्पियर धारा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई इकाई होती है। किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है, जो कि आई बराबर क्यू अपान टी होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट आप बोल सकते हैं, ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपका इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं। एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग डेढ़ डैश होगी। सही उत्तर 60% होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है। आपको बताना इसमें से कौन सा सत्य है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसे ओम में मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में। और यह विद्युत धारा के प्रवाह के सापेक्ष किसी वस्तु के प्रतिरोध की माप है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि यह किसी परिपथ की विद्युत आवेश की संग्रहित करने की क्षमता की माप है, ये आपका गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड दो कथन आपके सही हैं। जैसे कि फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। विद्युत आवेश को इकाई
विद्युत आवेश की इकाई जो होती है, यानी विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कथन निष्कर्ष ये भी है जो कि आपके अच्छे लेवल के ये प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप इस तरह के प्रश्नों को करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि बिहार पीसीएल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, प्रतिरोधकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो कि धनात्मक तापमान गुणांक प्रतिरोधकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध के गैर रैखिक रूप से बढ़ता है। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। चलिए, दूसरा कथन देखते हैं जो कि ऋणात्मक तापमान गुणांक में प्रतिरोधकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान गैर रैखिक रूप से घटता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। जैसे कि वोल्टता पर आधारित प्रतिरोधकों में वोल्टता बढ़ने पर प्रतिरोध गैर रूप से बढ़ता है। ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। और अगला देखते हैं, प्रकाश पर आधारित प्रतिरोधों में प्रदीप्त की तीव्रता बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। यानी आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कथन आपका फर्स्ट और मतलब आपका बी आंसर सही है। फर्स्ट और सेकंड कथन सही है और चौथा सही है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसकी व्याख्या एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा। वोल्टता पर निर्भर करने वाले प्रतिरोधकों को वैरिएस्टर कहते हैं। इसमें वोल्टता बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं जो कि दिया गया है। जैसा कि एक विवर्त परिपथ में जुड़ा वोल्टमीटर चित्र में प्रदर्शित वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। यहाँ पर आपका दिया गया जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि यहाँ पर वोल्टेज ज्ञात करना है। वोल्टेज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 100 वोल्ट यहाँ से निकला, जो कि इस प्रकार यहाँ पर परिपथ खुला है, तो आपका यहाँ पर कोई खर्च नहीं होगा, यानी आपका पूरा 100 वोल्ट ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, एक बार फिर से आपको बता दूं, जो कि खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, अतः टर्मिनल पर वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त वोल्टेज विद्युत स्रोत के समान होगा। अगला प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रकार का परिपथ नहीं है। सही उत्तर जो कि व्यावर्तित परिपथ नहीं, जबकि खुला परिपथ होता है, समांतर परिपथ होता है, बंद परिपथ होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। सही उत्तर इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार तांबा में सबसे ज़्यादा चालकता होती है। तांबा से ज़्यादा जो है आपकी चांदी में चालकता होती है। जैसा कि निम्न में तांबा में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि चालक के उदाहरण हैं। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर निम्न वैद्युत कुंडलन में निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर जो कि एम्पायर क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। चलिए, पूरी व्याख्या जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। पूरी व्याख्या यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैद्युत कुंडलन में एम्पियर क्लॉथ विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी विद्युतशीलता प्रायः 3 से अधिक होती है। इसका कमरे के तापमान पर दिष्ट धारा यानी डीसी करंट विशिष्ट चालकता जो है 10⁻⁻17 म्हो प्रति सेंटीमीटर होती है। और एम्पायर क्लॉथ का परावैद्युत सामर्थ्य जो है 3000 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका उपयोग विद्युत जनित्र यानी जनरेटर एवं मोटर कुंडलन में पूर्व आर्मेचर तथा स्टेटर खांचों को विद्युत रोधी करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर पैराफिन वैक्स जो है कंपाउंड विद्युत रोधी के पदार्थ के रूप में जाना जाता है। चलिए, एक बार फिर से देखते हैं पूरी जानकारी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पैराफिन वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। बैकेलाइट के बारे में देखते हैं। यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर, भंगुर एवं अधिक तापक्रम पर जलने वाला अचालक है।
इसे किसी भी आवश्यक आकृति में ढाला जा सकता है और इसका उपयोग स्विच, प्लग, टॉप सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, एबोनाइट यह एक कठोर रबर जैसा पदार्थ है जो कि 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। इसमें 30 से 40% तक सल्फर होता है। यह अम्ल में क्रिया नहीं करता है। इसका उपयोग सीसा अम्ल यानी लेड एसिड, संचायक बैटरी खोल, पैनल, बोर्ड, यंत्रों के खोल आदि बनाने में किया जाता है। चलिए एस्बेस्टस के बारे में देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। यह सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज है। यह अग्नि से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। चलिए, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा डैश, सही उत्तर आपका हो जाएगा 1/4 कम हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा में चौथाई कमी आ जाती है। शुद्ध कैपेसिटिव का पावर फैक्टर 0 होता है तथा शक्ति खपत नहीं होती है, जो कि F बराबर F/4 होता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, अतः धारा का मान का चौथाई होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो कि जब लागू वोल्टेज की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो धारती प्रतिघात डैश में क्या परिवर्तन होता है। राइट आंसर जो कि कम होता है। पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि व्याख्या आपकी दी गई है। जब लागू वोल्टेज की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो धारती प्रतिघात में कम परिवर्तन होता है, क्योंकि कैपेसिटर यानी संधारित्र वास्तव में अचानक होने वाली वोल्टता परिवर्तन का विरोध करती है। साथ ही इंडक्टर सदैव धारा परिवर्तन का विरोध करती है। इंडक्टर तथा संधारित्र यानी कैपेसिटर 2 ऊर्जा संग्रहण वाले यूनिट हैं। साथ ही ध्यान रहे कि प्रतिरोध युक्त केवल ऊर्जा खपत करती है। आवृत्ति बढ़ जाने पर संधारित्र प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि XC बराबर 1/2 पाई FC होता है। XC प्रोपोर्शनल 1/2 F होता है। यानी जैसे कि आपकी आवृत्ति बढ़ेगी तो XC आपका घटेगा, इस प्रकार होगा। अगर XC बढ़ेगा तो आवृत्ति आपकी घटेगी। इस प्रकार आप इसे जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि एक 50 माइक्रोफैरड संधारित्र यदि 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जुड़ा है तो धारती प्रतिघात ज्ञात करना है। धारती प्रतिघात का फार्मूला होता है XC बराबर 1/2 ओमेगा C होता है, जो कि यहाँ पर ओमेगा यानी 2 पाई FC मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर C का मान दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं 50 माइक्रोफैरड है तो 50 को बदलेंगे, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता, तो यहाँ पर 10⁻⁶ 2 पाई FC लिख दिए, तो यहाँ पर मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो आपका XC निकल कर आ जाएगा 63.6 ओम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे सवाल आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अभी वीडियो के अंत में यानी लास्ट में आपको लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक यही वीडियो पर लगा दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके, जैसे कि ऐसे 3 लिंक लगे रहेंगे वहां पर प्लेलिस्ट के, आप वहां पर क्लिक करके वो सारी वीडियो ज़रूर देख लेना, जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। और आप दोस्तों GK GS भी देखना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने 1 लाइनर प्रश्नों को कवर किया है, तो आप GK GS भी पढ़ सकते हैं। और साइंस के भी मैंने प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर दिए गए हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई है। एक बार आकर ज़रूर देखें। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर डैश होता है। सही उत्तर हवा। चलिए हवा इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर हवा होती है। इस प्रकार के कंडेंसर रेडियो रिसीवर में लगते हैं, जो कि किसी प्रकार के ट्रांसमिशन वॉइस को पकड़ने के लिए अर्थात ट्यूनिंग के लिए काम करते हैं। इसकी धारिता 10 से 365 पिकोफैरड होती है।
वोल्टेज 50 वोल्ट तथा दो ग्राही होता है। इस प्रकार के कैपेसिटरों में कुछ पत्तियों द्वारा अर्ध गोले के रूप में एक ही लोहे की छड़ पर फिक्स की जाती है, वे एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 वाले विद्युतरोधन यानी इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युतरोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता डैश डैश है। चलिए देखते हैं इसे, जो कि फार्मूला आपका होता है धारिता बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होता है, जो कि इसे मान रखेंगे जो कि यहाँ पर 2 गुना हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो कि इस प्रकार आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि C1 प्रोपोर्शनल ई आर के होता है, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट होता है, जो कि ए अपॉन डी होता है। C1 बराबर यहाँ पर 2 निकाल सकते हैं इस प्रकार, जो कि इस प्रकार आप फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर इसे भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर C2 बराबर यानी एप्सिलॉन आर इंटू C1, यहाँ पर C2 बराबर C1 यानी आपको धारिता के 2 गुना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर आपका 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दिया गया है किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसे परिभाषित करता है? सयुत्तर किरचॉफ का धारा नियम ये परिभाषित करता है। चलिए पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार दिया गया है। आपका यहीं पर पूरा किरचॉफ का नियम पूरा सॉल्व हो जाएगा। मान लो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किरचॉफ का धारा नियम यानी केसीएल किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा बराबर होती है। आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है हमेशा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, और यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर आर बराबर यानी रेजिस्टेंस आपका 100 ओम दिया गया है, और यहाँ पर आपका दिया गया है सी यानी कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड दिया गया है, और प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस परिपथ का समय नियतांक ज्ञात कीजिए। श्रेणी परिपथ का यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि नियतांक होता है टाउ बराबर यहाँ पर आरसी होता है। आरसी यहाँ पर आरसी यानी आर और सी का गुणा कर देना, यानी आर का मान 100 दिया गया है, 100 का गुणा करेंगे, और सी का मान 20 और इसका माइक्रो है तो 10 की घाते, ये पहले 20 लिखेंगे फिर 10 की घाते माइनस का 6 लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 जीरो से ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसा कि 2 है तो यहाँ पर 2 मिली सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो कि प्रतिबाधा Z बराबर 6 प्लस J8 है ओम है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 6 ओम प्रतिरोध और 8 ओम प्रेरक प्रतिघात होते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। फार्मूला दिया गया, इस नियम को आपको फॉलो करना है, तो इस प्रकार यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया इस प्रकार है, जैसा कि किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इस प्रकार लगाया गया कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, तो आवृत्ति यदि दोगुनी कर दी जाए तब प्रतिघात होगा। जैसे कि XC बराबर 1/2 पाई FC होता है। फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 5 ओम आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस प्रकार दिया गया है, किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, आवृत्ति यदि दोगुनी कर दी जाए तो तब प्रतिघात आधा हो जाएगा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं 10 का आधा यहाँ पर आपका होगा 5 ओम। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस प्रकार है, जैसा कि 50 ओम का शुद्ध प्रतिरोध 100 माइक्रोफैरड की धारिता के साथ सीरीज क्रम में है। यदि यह श्रेणी यानी सीरीज संयोजन
100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा गया तो प्रतिरोधक के वोल्टेज की गणना आपको करना है। जैसा कि यहाँ पर वोल्टेज की गणना करना है तो V बराबर देख सकते हैं आपका फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो कि इस फार्मूले पर मान रखना है, XC बराबर 1/2πfc होता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहीं पर सॉल्व करा देता हूं डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि अगर इतनी बड़ी क्लास यहीं पर सॉल्व कराने लगें तो आपका पूरा 1-2 सवाल में ही आधा घंटा बीत जाएगा। इसलिए आप यहां पर देख लीजिए, जो कि इस प्रकार सॉल्व किया गया है। आपको सिंपल सा है, मान रखना है, जो कि 2 पाई का मान 22/7 रखना है, और यहाँ पर एफ एफ का मान रख देना, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जो और यहाँ पर जैसे कि फैरेड यानी धारिता का मान रख देना है, इसे गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो XC बराबर आपका 31.8 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं, जो कि जेड बराबर निकालना। जो जेड बराबर आपका फार्मूला होता है, जो कि वहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो फिर I बराबर V/Z होता है। यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका धारा आ जाएगी 1.68। फिर इसके बाद प्रतिरोध वोल्टेज की गणना करेंगे तो यहाँ पर V बराबर IR फार्मूले पर मान रखेंगे तो 84.3 इसका निकल कर आ जाएगा। जो कि इस प्रकार यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 84.2 इसका सही उत्तर होगा। किसी परिपथ में सीरीज क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान आपको बताना है। तो इसमें जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी परिपथ में सीरीज में 3 रजिस्टेंस यानी एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए, तो इसमें धारा का मान 1 है, तो प्रतिरोध यानी R बराबर V/, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पर R बराबर V/I होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि इस प्रकार सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि 6 सही उत्तर होगा। इस प्रकार सॉल्व किया तो हमने 6 इसका सही उत्तर निकाल लिया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए, जो कि हम इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारे सवाल पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है, तो इसकी प्रयुक्त वोल्टेज होनी चाहिए। वोल्टेज यहाँ पर निकालना है, तो आपका रेजिस्टेंस दिया गया 220 ओम, धारा दी गई है 2 ओम, मतलब 2 एम्पियर। V बराबर IR फार्मूला होता है, फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर 440 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 2 ओम और 3 ओम के क्रमशः 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। जैसा कि रेजिस्टेंस R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, जो कि यहाँ समांतर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 इसे सॉल्व करेंगे, इसे पलट देंगे तो आपका यहाँ पर फार्मूला आपको यहीं पर बता दूँ, 1/R टोटल बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस, इस प्रकार का फार्मूला होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका 1.2 ओम सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, इसे देख लेना। चलिए, जो कि इस प्रकार भी आप सॉल्व कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर जैसे कि 2 प्लस 3, इस प्रकार भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से भाग देंगे तो आपको 1.2 ओम आ जाएगा। चलिए, 90% दक्षता के साथ पूर्ण भार पर चल रहे 2 किलो वोल्ट और 50 हर्ट्ज 3 फेज मोटर के पावर इनपुट का मापन 2 वाट मीटर द्वारा किया जाता है, तो क्रमशः 300 किलोवाट और 100 किलोवाट मान दर्शाते हैं, तो इनपुट पावर कितनी होगी। जैसा कि W1 बराबर आपका दिया गया 300 और W2 बराबर 100, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर 400 किलोवाट यानी ऑप्शन नंबर भी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यदि 150 ओम और 180 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य डेल्टा कनेक्शन ज्ञात करना है आपको। डेल्टा कनेक्शन में आपको जोड़ना है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डेल्टा कनेक्शन आपका इस प्रकार बनता है, जो कि ये आपका स्टार कनेक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर फार्मूला होता है R टोटल यानी R12 बराबर R1 प्लस R2
प्लस R1 इंटू R2 बटे R3, इस फार्मूले पर जो कि मान रखेंगे तो आपका 780 आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं R13 बराबर R1 प्लस R3 R1 प्लस में R1 इंटू R3 बटे R2, इस प्रकार यहाँ पर मान रखेंगे तो 260 आ जाएगा। इसी प्रकार R23 यहाँ पर R2 प्लस R2 गुणे R3 बटे R1, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका 312 ओम आ जाएगा। चलिए, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा जैसे कि मैंने आपको निकाल के बताया, जो कि 780 और 260 और 312 इसका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आप पहले अपने आप करें, फिर बाद में इसमें वीडियो में देखा करें। चलिए अगला प्रश्न। एक स्टार क्रम में जुड़े 3 फेज लोड में 3 समान प्रतिबाधाएं होती हैं। जब लोड को 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो यह 0.8 पश्चता वाले शक्ति गुणांक पर 30 एम्पीयर की लाइन धारा लेता है। तो लोड द्वारा लगने वाली कुल शक्ति की गणना करना है। शक्ति का फार्मूला जो होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया, आवृत्ति दी गई है, धारा दी गई है और पावर फैक्टर आपका यानी पश्चता यानी लैगिंग दिया गया है। फार्मूला जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्टार संयोजन में तुल्य शक्ति जो होती है जो कि √3 VLIL इंटू कास्ट थीटा, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि 16.627 इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न लिखित में से कौन सा एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? सही उत्तर अच्छी आंतरिक शक्ति इसका सही उत्तर है। एक अच्छी आंतरिक शक्ति के लिए अच्छे रोधक सामग्री की ज़रूरत होती है। और जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विद्युत रोधक की परावैद्युत सामर्थ्य अधिक, प्रतिरोधकता उच्च तथा तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत रोधन में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिजली के उपकरण को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किटों से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण डैश है। सही उत्तर जो सुरक्षा करने वाला जो उपकरण है आपका फ्यूज होता है। जैसा कि विद्युत के उपकरण को अधिभार या लघु पथ से बचने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसकी चालकता अधिक होती है और तथा गलनांक कम होता है। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ लेड तथा टिन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप डैश होता है। सही उत्तर हिस्टैरिसीस के फलस्वरूप होता है। ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप हिस्टैरिसीस के कारण होता है। जैसा कि किसी पदार्थ को चुंबकित और फिर से विचुंबकित करने में तथा उसके अपशिष्ट चुंबकत्व को उदासीन करने में होने वाला विद्युत शक्ति व्यय हिस्टैरिसीस क्षति कहलाता है। इस क्षति के कारण चुंबकीय पदार्थ गर्म हो जाता है क्योंकि विद्युत ऊर्जा हिस्टैरिसीस क्षति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसा कि इस प्रकार दिया गया है, और हिस्टैरिसीस क्षति का मान विद्युत धारा के आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हिस्टैरिसीस क्षति का फार्मूला के बी की घाते 1.6 F इंटू वी होता है, यानी आवृत्ति इंटू आयतन होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीटर के लिए आप पोर्सलिन का प्रयोग करते हैं। हीटर के लिए पोर्सलिन सामग्री का उपयोग किया जाता है। पोर्सलिन यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, फ्यूज, किटकैट, स्विचों, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है। सही उत्तर 180 वाट प्रति किलोग्राम होता है। एक लेड एसिड सेल की विशेष पावर 180 वाट प्रति किलोग्राम होती है। लेड एसिड सेल की विशिष्ट ऊर्जा जो है 35 से 40 वाट प्रति किलोग्राम होती है। जैसा कि कारों में निम्नलिखित एम्पियर इंटू घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। कार में मैं आपको बता दूं, जैसा कि कार में आपका जो है
30 से 60 AH की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। कारों में 30 से 60 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। सही उत्तर, बैटरी कितनी एम्पियर इंटू घंटा की विद्युत दे सकती है। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार, जैसे कि संचायक बैटरी की क्षमता, बैटरी कितने एम्पियर इंटू घंटा की विद्युत शक्ति दे सकती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि दिया गया है, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य में व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेतक है। सही उत्तर, वोल्टेज, धारिता और दक्षता होता है। वोल्टेज, धारिता, दक्षता संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शक संकेतक हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है, जो कि सेल के एम्पियर घंटे की दक्षता कैसे परिभाषित की जाती है। सही उत्तर, एम्पियर इंटू घंटे डिस्चार्ज निर्वहन, यानी प्रति एम्पियर इंटू घंटे चार्ज दिया गया है। जैसे कि सेल के एम्पियर घंटे की दक्षता एम्पियर इंटू घंटे डिस्चार्ज निर्वहन प्रति एम्पियर इंटू घंटे चार्ज लेड एसिड हेतु यह दक्षता इसकी दक्षता जो होती है 90 से 95% तक होती है। ज्ञात रहे, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लेड एसिड सेल की विद्युत विशेषता नहीं है। सही उत्तर, जो कि शक्ति यानी पावर फैक्टर इसका गुण नहीं है, और यहाँ पर क्षमता होती, दक्षता होती, वोल्टेज होता है। जैसा कि क्षमता, दक्षता और वोल्टता सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी का उदाहरण है, जबकि पावर फैक्टर सेल में विद्युत अपघट्ट की विशेषता नहीं होती है। एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलन स्थानांतरित करके कुंडलन यानी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ को डैश कहा जाता है। सही उत्तर, गतिशील प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। चलिए यहाँ पर पूरी व्याख्या के माध्यम से देखते हैं, जो कि इस प्रकार व्याख्या दी गई है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में वाइंडिंग को स्थानांतरित करके वाइंडिंग में यानी कुंडलन में प्रेरित होने वाले ईएमएफ को गतिशील प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए थे। जैसे कि फैराडे का प्रथम नियम जो है, किसी चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। द्वितीय नियम जो आपका दिया गया था, जो कि फैराडे ने दिया था, जैसे कि द्वितीय नियम, किसी चालक में ईएमएफ का मान चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर, जो कि φ2 - φ1/t के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार फार्मूले से मान निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को डैश कहते हैं। सही उत्तर, एक बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट कहते हैं। जो कि बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता उपकरण युक्त एक सर्किट को एक बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम डैश पर होती है। सही उत्तर, चुंबकीय ध्रुव पर अधिकतम होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम चुंबकीय ध्रुव N तथा S पर होती है और सबसे कम चुंबकीय अक्ष पर होती है। N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार निकलकर S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। सही उत्तर, निकिल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकिल लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को चुंबकशीलता इस इकाई से काफ़ी अधिक होती, जैसे कि लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट आदि होते हैं। चलिए, की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, केप छेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे छेनी उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वेनाडियम स्टील से बनी होती है। छेनी का अनुप्रस्थ परिच्छेदी प्रायः षष्ठकोण या अष्टकोण होता है। फ्लैट छेनी के बारे में देखते हैं। चपटी छेनी का प्रयोग बड़ी चपटी सतहों धातु को हटाने, वेल्डिंग, जोड़ों और डाली गई वस्तुओं की अतिरिक्त धातु को छीलने में
किया जाता है। अगला केप छेनी के बारे में देखते हैं। जो केप छेदी जो आपकी होती है, जो कि क्रॉस कट चीजल प्रतिकट या केप छेनी का प्रयोग वक्र खांचों चाबी खांचों को काटने में किया जाता है। अर्ध गोल नोज छेनी जो होती है इसका उपयोग यानी हाफ राउंड नोज चीजल जो होती है इसका उपयोग वक्र खांचों को काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि डायमंड पॉइंट छेनी जो होती है, डायमंड पॉइंट चीजल, इसका उपयोग पदार्थों के कोनों का वर्गीकरण करने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया गया है, जैसा कि आपका देख लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी में कर्तन, छीलन और खांचन के लिए किया जाता है? सायुतर रुखानी का प्रयोग जो है कर्तन, छीलन और कर्तन के लिए करते हैं। फार्मर चेनी में उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील से बनी होती है। इसका उपयोग काटने वाला भाग बहुत ही पैना होता है जो लकड़ी की कटिंग के लिए प्रयोग होता है। इसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि भारी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की छेनी अभिकल्पित है? सयुत्तर मोर्टिस छेनी अभिकल्पित है। मोर्टिस छेनी मोटे ब्लेड वाली मजबूत छेनी होती है। इसका उपयोग भारी कार्य मोर्टिज और टेनन जोड़ के मोर्टिज छेद को काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिकल उपकरण का उपयोग किया जाता है? सयुत्तर हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। हेक्सा का उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, तारों, नट बोल्ट आदि को काटने में किया जाता है। और मैलेट का जो उपयोग है लोहे, तांबे, पीतल, एल्युमिनियम धातुओं से बनी पतली चादरों को, तारों आदि को सीधा करने में किया जाता है। क्ला हैमर का उपयोग जो है कील ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग ठोकने तथा कील निकालने एवं लकड़ी पर फार्मर चीजल के साथ कार्य करने में किया जाता है। पोकर का जो उपयोग है इसे सुम्मी या ब्राउडल भी कहते हैं। लकड़ी की फिटिंग में पंच कसने हेतु पेंच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, एसी सर्किट में अगर विरोध यानी रिएक्टेंस शून्य हो तो पावर फैक्टर डेड डैश होगा। सयुत्तर 1 होगा। एसी सर्किट में अगर विरोध यानी रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर 1 होगा, जो कि इस प्रकार फार्मूले से देख सकते हैं। फार्मूला आपका दिया गया, प्रतिबाधा बराबर R स्क्वायर प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। इधर का होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, XL बराबर XC बराबर 0 होने पर यहाँ पर देख सकते हैं Z बराबर R होगा, जो कि पावर फैक्टर आपका होता है R/Z, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा है सयुत्तर, जो कि फेज धारा का √3 गुना होती है। चलिए देख लेते हैं इस प्रकार, जो कि डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन धारा फेज धारा की √3 गुना होती है तथा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ये डेल्टा के लिए है। लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना होती है और यहाँ पर वोल्टेज जो होता है बराबर होता है, जो कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। स्टार में देख लेते हैं। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है तथा लाइन धारा जो है फेज धारा के बराबर होती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? सयुत्तर उच्च भंजक वोल्टता होना चाहिए। कुचालक सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं निम्न होनी चाहिए। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च कार्यकारी तापमान, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य और उच्च भंजक वोल्टता होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि परावैद्युत बल किसका तात्विक गुणधर्म है? सयुत्तर अवरोधकों का है। जैसे कि परावैद्युत बल कुचालकों का तात्विक गुणधर्म है। संधारित्र में कुचालकों को परावैद्युत पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एक अच्छी इंसुलेटिंग सामग्री की मुख्य आवश्यकता है। सयुत्तर उच्च परावैद्युत सामर्थ्य की आवश्यकता है। एक विद्युत रोधी उच्च परावैद्युतांक गुणधर्म वाले होने चाहिए। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं
जो कि तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। अच्छे चालक के गुण उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सस्ती नमीरोधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेशन सामग्री की सबसे उपयुक्त है। सही उत्तर, अच्छी यांत्रिक शक्ति जो है सबसे उपयुक्त होती है। इंसुलेशन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं निम्न होनी चाहिए, जिसमें कि उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च कार्यकारी तापमान, अच्छी और यांत्रिक शक्ति, उच्च भंजक वोल्टता आदि होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विद्युत रोधी पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। विद्युत रोधी पदार्थों में उच्च जल अवशोषण नहीं होना चाहिए, जबकि उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, गैर ज्वलनशील होना चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होना चाहिए। फिर से एक बार बता दूं ताकि आपको यहीं पर रट जाए। इंसुलेशन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं निम्न होनी चाहिए और उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उच्च प्रतिरोध, उच्च कार्यकारी तापमान और अच्छी यांत्रिक शक्ति और उच्च भंजक वोल्टता आदि होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार है, जो कि एक अच्छे कुचालक की विशेषताएं निम्न विकल्पों में कौन सी है। सही उत्तर, उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित यहाँ पर एक बार सेट कर लेता हूँ, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा हीटर इंसुलेशन परीक्षक के रूप में माना जाता है। सही उत्तर, मेगर जो है हीटिंग इंसुलेशन परीक्षक के रूप में माना जाता है। देख लेते हैं, जल्दी से आपकी करते हैं, जो कि इंसुलेशन परीक्षक के रूप में मेगर का उपयोग किया जाता है। अर्थ का प्रतिरोध नापने वाला यंत्र मेगर अथवा अर्थ प्रतिरोध टोस्टर भी कहलाता है। इसके द्वारा 1 लाख मेगा ओम तक प्रतिरोध मापा जाता है। इसमें 500 वोल्ट डीसी पैदा करने वाला जनित्र प्रयोग किया जाता है और यंत्र की संरचना डायनमो मीटर यंत्र के समान होती है। प्रयुक्त जनित्र में घूर्णन की गति 140 से लेकर 160 आरपीएम तक होती है। अगला प्रश्न जैसा कि इस प्रकार दिया गया है, जो कि देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है। सही उत्तर, अर्थिंग वायर जो है आमतौर पर तांबे का बना होता है। जैसा कि पूरी व्याख्या देखते हैं, इस प्रकार दी गई है। अर्थिंग वायर आमतौर पर कॉपर का बनाया जाता है, जो कि अर्थिंग जो है किसी विद्युत उपकरण के विद्युत धारा वहन न करने वाले विद्युत धातु भागों तथा उदासीन तार को नगण्य प्रतिरोध तार द्वारा भूभाग से इस प्रकार संबंधित करने की प्रक्रिया को, जिसके द्वारा उसमें आने वाली किसी भी विद्युत आवेश को बिना किसी खतरे के पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाए। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, भूमि प्रतिरोध यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह डैश हो। सही उत्तर, जितना संभव हो उतना निम्न। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं पूरी व्याख्या के माध्यम से पूरी जानकारी। भूमि प्रतिरोध को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह जितना संभव हो उतना निम्न हो। भू संयोजन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की सुरक्षा से है। यदि वायरिंग में दोष उत्पन्न होने की स्थिति में उसकी सुरक्षा युक्तियों जैसे सर्किट ब्रेकर, फ्यूज आदि प्रचलित नहीं होगी तो मानव जीवन की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अतः सुरक्षा युक्तियों का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए भू प्रतिरोध का मान न्यूनतम होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि रेतीली क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के लिए डैश है। कौन सी अर्थिंग होती है? जैसे कि राड वाली अर्थिंग होती है रेतीली जमीन के लिए। देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, उपकरण में भू संपर्कन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर, जो कि तापावरोधन इंसुलेशन की विफलता पर भू संपर्कन सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आपका तापावरोधन यानी इंसुलेशन की विफलता पर भू संपर्कन यानी अर्थिंग मानव उपकरण की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किस वायरिंग संस्थापन में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए। सही उत्तर, सब स्टेशन में आपकी सिस्टम अर्थिंग होनी चाहिए। सब स्टेशन वायरिंग संस्थापन में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए। साथ ही ज्ञात रहें, सब स्टेशन का प्रतिरोध 2 ओम तक होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डैश से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्कन यानी अर्थिंग जरूरी है। सही उत्तर, बिजली के झटकों का खतरा
आपका सही उत्तर है। अर्थिंग करने के से बिजली के झटकों से सुरक्षा रहती है तथा बिजली के संपूर्ण उपकरण की सुरक्षा रहती है। अगला प्रश्न दिया गया न्यूट्रल भू संपर्कन यानी अर्थिंग का लाभ क्या है? सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यह हवा की विश्वसनीय सुधारता प्रदान करता है और आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टता को पृथ्वी में डिस्चार्ज किया जाता है। लगातार आर्किंग भूसंपर्कन से मुक्त होता है और यह कार्मिक और उपकरण को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये सभी इसके सही उत्तर हैं। मतलब पूरे कथन जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा जो कि आकाशीय विद्युत या तड़ी चालक ऊंचे भवनों, मीनारों, चिमनियों, विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त खंभों के ऊपर एक त्रिशूल के आकार तार स्थापित किया जाता है जो कि तड़ी चालक कहलाता है। यह चालक आकाशीय विद्युत को अपने अंदर एकत्र करके अर्थ संयोजन के द्वारा पृथ्वी के अंदर प्रवाहित कर देता है। अगला प्रश्न दिया गया जो कि भू संपर्कन यानी अर्थिंग डैश के लिए आवश्यक है। सही उत्तर, उपभोक्ताओं और मशीनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अर्थिंग उपभोक्ताकर्ता और मशीन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भू संपर्कन यानी अर्थिंग द्वारा निम्न प्रतिरोधी मार्ग उपलब्ध होता है। फॉल्ट की स्थिति में अनावश्यक चार्ज तथा धारा को जमीन में भेज देता है ताकि किसी भी प्रकार की असामान्य घटना न हो। चलिए, जेनर डायोड प्रयुक्त होता है। सही उत्तर, रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। जेनर डायोड रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि जेनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड होता है और यहाँ पर यह फॉरवर्ड बायस में यह एक साधारण पीएन जंक्शन के समान कार्य करता है। जेनर डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो जेनर क्रिया के बाद जंक्शन के पार्श्व में वोल्टेज स्थिर हो जाती है जबकि धारा परिवर्तित होती रहती है। अगला पॉइंट आपका दिया गया जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि इस स्थिति में जेनर डायोड नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पर प्रचलित जेनर डायोड में जंक्शन का ब्रेक डाउन जेनर प्रभाव के कारण होता है, जबकि 6 वोल्ट से 8 वोल्ट के वोल्टेज पर प्रचलित जेनर डायोड में ब्रेक डाउन जेनर तथा एवलांचे दोनों ब्रेकडाउन के कारण होता है। अगला प्रश्न एक डायोड में अग्र विभव पात का मान होता है। सही उत्तर, 0.7 वोल्ट होता है। डायोड में अग्र विभव पात जो होता है सिलिकॉन का जो है 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम का आपका 0.3 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव इसे बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। सही उत्तर, चालकता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। व्याख्या के माध्यम से पूरी जानकारी फिर से देखते हैं। शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अशुद्धि मिलाने से उनकी चालकता बढ़ती है। शुद्ध अर्धचालकों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अशुद्ध अर्धचालकों को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। त्रिसंयोजी अर्धचालकों को जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, जबकि पंच संयोजी अर्धचालकों को जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। उम्मीद है दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्न में से अलार्म सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? सही उत्तर, मिनरल इंसुलेशन कॉपर केबल में प्रयोग होता है। दिए गए विकल्पों में फायर अलार्म सिस्टम के रूप में मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि पीवीसी का सही नाम क्या है? सही उत्तर, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो कि इसका सूत्र होता है C2H3CN एवं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टता 40 मेगावोल्ट प्रति mm होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन वाले केबल के लिए बेहतर समझा जाता है? सही उत्तर, पीवीसी इंसुलेशन जो है बेहतर समझा जाता है। एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड में पीवीसी इंसुलेशन बेहतर होता है। यह नमी युक्त स्थान में अच्छा परिणाम देते हैं। पीवीसी का जो पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल यानी पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीर्ष सिंगल कोर केबल को प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। सही उत्तर, घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है।
पीवीसी विद्युत रोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीट्स के सिंगल कोर केबल को प्रयोग मुख्यतः घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार दिया गया है जो कि पीवीसी तारों का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर निम्न और मध्यम वोल्टता के लिए करते हैं। पीवीसी तारों का प्रयोग निम्न और मध्यम वोल्टता के लिए किया जाता है। यह नमी, जल एवं अम्ल वातावरण परिवर्तनों से प्रभावित रहने वाला कठोर सिंथेटिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न दिया गया स्कूलों और कार्यशालाओं में लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस केबल का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर का प्रयोग किया जाता है। स्कूलों और कार्यालयों में लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करने के लिए आमतौर पर यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर का अप्रक्षित केबल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला दिया गया जो कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो है। सही उत्तर एन प्रकार के एक अर्धचालक को मिलाया जाता है। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो कि एन प्रकार के अर्धचालक हैं, क्योंकि फास्फोरस तथा एंटीमनी दोनों पंचसंयोजी तत्व होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध हैं। सही उत्तर सहसंयोजी आबंध हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध सहसंयोजी हैं। चलिए अगला प्रश्न, पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर जैसे कि पीएन संधि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। चलिए पूरी व्याख्या के माध्यम से फिर से देख लेते हैं। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से बनाई जाती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। फॉरवर्ड बायस में जो होता है आपका, जो कि प्लस जो है प्लस से जुड़ता है और माइनस जो है माइनस से जुड़ता है, और रिवर्स बायस में जो है प्लस जो है वो इसमें उल्टा हो जाता कनेक्शन। जैसे कि फॉरवर्ड बायस में समय यानी P भाग धनात्मक से तथा N भाग ऋणात्मक से संयोजित होता है। फॉरवर्ड बायस की अवस्था में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे उसका प्रतिरोध निम्न हो जाता है तथा अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न दिया गया जो कि यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि रिवर्स बायस की अवस्था में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा न्यूनतम धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, एक जंक्शन डायोड में निम्नलिखित कारण से छिद्र होते हैं। सही उत्तर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण छिद्र होते हैं। डीसी जनित्र के किस भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है। सही उत्तर आर्मेचर कोर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है। डीसी जनरेटर को आर्मेचर कोर भाग चुंबकीय प्रणाली में शामिल नहीं होता है, जबकि ध्रुव कोर, क्षेत्र कोर तथा उत्तेजक कुंडलन चुंबकीय प्रणाली का हिस्सा है। ज्ञात रहे डीसी मशीन का आर्मेचर घूर्णी प्रवृत्ति का होता है, जिनमें लेप तथा वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो क्रमशः समांतर तथा सीरीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र के मामले में डेड डैश में इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नलिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती हैं, जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करती हैं। सही उत्तर आर्मेचर कोर इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं, विद्युत जनित्र के मामले में आर्मेचर कोर में इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नलिकाएं आर्मेचर से कोर होकर वायु का प्रवाह होने देती हैं, जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करती हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर एक घूर्णी भाग होता है। अगला प्रश्न, 10 किलोवाट मशीन के लिए ठोस जमीन से नाब की न्यूनतम अनुशासित गहराई क्या है। सही उत्तर 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। 10 किलोवाट मशीन के लिए ठोस जमीन में नाब की गहराई न्यूनतम 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि डीसी जनरेटर में क्रम विनियामक डेड डैश के लिए हैं। सही उत्तर प्रेरित एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए होते हैं।
जैसे कि डीसी जनरेटर में क्रम विनियामक प्रेरित एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जहां शब्द क्रम विनियामक का अर्थ यांत्रिक रेक्टिफायर से है और जिसे आम भाषा में डीसी जनरेटर या कम्यूटेटर कहते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि डिस्क धारा मशीन यानी डीसी मशीन में कुंडली यानी वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त एनिल्ड तांबे की तार की प्रतिरोधकता कितनी होती है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी 0.17241 गुणे 10 की घाते -6 ओम इंटू मीटर होती है। डिस्क धारा मशीन में डीसी मशीन में कुंडलन यानी वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त एनिल्ड तांबे की तार प्रतिरोधकता जो कि 0.17241 गुणे 10 की घाते -6 ओम इंटू मीटर होती है। तांबे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें चालकता अधिक होती है और जबकि एनिल्ड करने से तात्पर्य इनकी मरोड़ की क्षमता अधिक होने से है। अगला प्रश्न, एक डायोड में के क्रॉस विभवांतर को नाम दिया जाता है। सही उत्तर बैरियर विभव नाम दिया जाता है। देखते हैं, डायोड के क्रॉस जो विभवांतर होता है उसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यह विभवांतर जंक्शन के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों को नहीं जाने देता है। इसका मान सिलिकॉन डायोड हेतु 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम डायोड हेतु 0.3 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थों के दो टुकड़े ऊष्मा उपचार धारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो यह संधि किस रूप में काम करती है। सही उत्तर डायोड के रूप में काम करती है। देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या, जो कि इस प्रकार है। जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थ के दो छोटे टुकड़े ऊष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो एक संधि डायोड के रूप में कार्य करती है। जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम उच्च तापमान होता है तो तीन संयोजी पदार्थ की छोटी मात्रा को एक निश्चित अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो पी प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। और जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी पदार्थ मिलाया जाता है तो इन पदार्थ के निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि अधिकतम एसी वोल्टेज को रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है, उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर पर प्लेट एसी वोल्टेज कहा जाता है। अधिकतम एसी वोल्टेज को जो रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे प्रति प्लेट एसी वोल्टेज कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पीक इनवर्स वोल्टेज रेक्टिफायर की चालन रहित अवस्था यानी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में एनोड एवं कैथोड के मध्य विकसित अधिकतम वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। अगला प्रश्न, अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचानक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचानक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। सेंटर टैप रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज जो है 2 होता है, जबकि फुल वेव हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर का इनवर्स वोल्टेज Vm होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है, जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इस सीरीज को देखकर चले जाना, आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चाहे आपका इसरो, DRDO, सेल, UPPCL TG2, NPCIL, UPRNL TG2, बिहार PCL, MP PGCL, पंजाब PCL, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे तो आपका एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के अंत में यानी लास्ट में जोड़ दूंगा, जो कि यहाँ पर यही स्क्रीन पे आपको दिखेंगी, जो कि PDF ऐसे इस प्रकार 3 PDF लगी रहेंगी जो कि प्लेलिस्ट होंगी। उस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो आप वहाँ पर पूरी वीडियो देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई है। सारी वीडियो सीक्वेंस बाय दी गई हैं, आप पूरी वीडियो देखकर अपना पूरा इलेक्ट्रिशियन कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार के सभी टॉपिक
से टॉपिक वाइज भी हमने क्लास ली है, जो कि टॉपिक वाइज भी लगा दूंगा पीडीएफ मतलब प्लेलिस्ट, और यहाँ पर सभी प्रश्नों की इसी तरह के प्रश्न लगा दूंगा, जो कि आप उसमें जो चाहे आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को उसमें कवर किया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है? सही उत्तर सीरीज बाउंड जनरेटर। सीरीज बाउंड जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है। इसे नियत लोड पर ही चलाना चाहिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, स्थिर चाल पर चलने वाले सीरीज वेस्टेज जनरेटर में भार में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज है? सही उत्तर घटती है। हम जानते हैं कि सीरीज मोटर की प्रेरित ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज तथा आर्मेचर ड्रॉप के बराबर होती है। अतः यदि लोड के मान में वृद्धि की जाए तो आर्मेचर धारा के मान में वृद्धि होगी। आर्मेचर धारा में मान में वृद्धि होने से टर्मिनल वोल्टेज में कमी होगी। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि दिया गया है, निम्न में से किस डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं? सही उत्तर सीरीज में। सीरीज जनरेटर में का फील्ड लोड करंट को उत्तेजित होता है, और यदि लोड करंट अधिक हो तो जनरेटर अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज में होते हैं। सही उत्तर विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। जैसे कि सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि लाइन अग्नात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव किया जाता है। क्षमता बढ़ाने के लिए लाइन अग्नात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव का उपयोग श्रृंखला यानी सीरीज जनरेटर में किया जाता है। चलिए ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें बताना कौन सा भाग नहीं है। जैसे कि आपका कलेक्टर होता है, इमीटर होता है, बेस होता है, जबकि आपका एनोड नहीं होता है। एनोड आपका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर का भाग एनोड नहीं है, जबकि उत्सर्जक, संग्राहक तथा आधार ट्रांजिस्टर के भाग होते हैं। इसका सिंबल भी आप जान सकते हैं, जो कि यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर इस प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर अगला आपको प्रश्न दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर कहलाता है। सही उत्तर एमीटर कहलाता है। देख लेते हैं पूरी जानकारी एक साथ। ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर एमीटर कहलाता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, तापक्रम बढ़ने पर कलेक्टर धारा में होता है? सही उत्तर बढ़ती है। तापक्रम बढ़ाने पर कलेक्टर धारा बढ़ती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ट्रांजिस्टर प्रचालन का वर्गीकरण अर्थात ए, बी और सी इनमें से किस पर आधारित है? सही उत्तर अभिनति करंट पर आधारित है। ट्रांजिस्टर प्रचालन का वर्गीकरण अर्थात ए, बी और सी अभिनत धारा पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न, सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाले वोल्टता नियामक को डैश डैश भी कहते हैं? सही उत्तर रैखिक नियामक कहते हैं। सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाले वोल्टता नियामक को रैखिक नियामक भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोटर को स्व विनियमन मोटर बनाता है? सही उत्तर बैक ईएमएफ यानी पश्च विद्युत वाहक बल जो है स्व विनियमित बनाता है। बैक ईएमएफ आर्मेचर धारा को सीमित करता है और मोटर को स्व विनियमन बनाता है। यदि प्रदाय वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो आर्मेचर करंट क्षण भर के लिए बढ़ जाता है और मोटर की गति बढ़ जाती है, जिससे बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाता है और आर्मेचर धारा का मान कम हो जाता है। अगला प्रश्न, एक चुंबकीय क्षेत्र में से एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ डैश डैश होगा। सही उत्तर गतिशील होगा।
एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ गतिशील होगा। यह फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर सयुत्तर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला प्रश्न, हमारा लेंज के नियम का समीकरण आपको बताना है। सयुत्तर जो कि ई प्रोपोर्शनल माइनस का डी फाई अपान डी टी होता है, जो कि माइनस का होता है। लेंज का नियम वैज्ञानिक लेंज के अनुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, जो कि यहाँ पर समीकरण जो कि फार्मूला देख सकते हैं, ई बराबर माइनस का डी फाई एन डी फाई अपान डी टी होता है। चलिए अगला प्रश्न, विरोधी विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र है सयुत्तर जो कि पाई जेड एन पी अपान 60 ए होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर हम प्रयुक्त करते हैं सयुत्तर ट्यूनिंग सर्किट प्रयुक्त करते हैं। आरएफ पर हम ट्यूनिंग सर्किट प्रयुक्त करते हैं। सभी रेडियो रिसीवर में एक आरएफ सेक्शन होता है जो एक ट्यून्ड परिपथ होता है तथा टोन ट्यून किया जा सकता है। यह ट्यून परिपथ एंटीना से संयोजित रहता है तथा वांछित सिग्नल को सिलेक्ट कर अन्य को रिजेक्ट करता है। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया जो कि 85% दक्षता वाला ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो सकता है सयुत्तर क्लास सी का होता है। 85% दक्षता वाला ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है क्लास सी का होता है। क्लास ए का एम्पलीफायर की दक्षता 30% से लेकर 50% और क्लास बी की दक्षता जो होती है 78.5% और क्लास ए बी की दक्षता जो होती है 50 से 60 तक होती है। अगला प्रश्न, कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में फेज अंतर होता है सयुत्तर 0 होता है। कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल और वोल्टेज में आउटपुट वोल्टेज का फेज अंतर जो है 0 होता है। अगला प्रश्न, एक एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप संयोजन अग्रो डैश से बने होते हैं सयुत्तर सिलिकॉन से बने होते हैं। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो कि एक एकीकृत यानी आईसी परिपथ चिप संयोजन अंगों सिलिकॉन से बने होते हैं। एकीकृत परिपथ में एक्टिव तथा पैसिव घटक एक अर्धचालक क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। आईसी में सिलिकॉन की एक ही क्रिस्टल चिप होती है जिसका क्षेत्रफल 1.27 मैक्सिमम आपका 1.27 मिनिमम इससे भी कम हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारक होता है सयुत्तर प्रतिक्रिया तत्व होता है। प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण यदि लोड एंगल डैश होता है सयुत्तर 90 डिग्री होता है। अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब लोड एंगल जो है 90 डिग्री होता है। फार्मूला BLV sin थीटा होता है। अगला प्रश्न, गतिक प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र है सयुत्तर जो कि BLV sin थीटा होता है। गतिक प्रेरित ईएमएफ विद्युत वाहक बल फैराडे के विद्युत प्रेरण नियम के अनुसार लागू होता है। इस नियमानुसार जब चालक चुंबकीय बल रेखा को काटे तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रयुक्त विद्युत वाहक बल का मान BLV sin थीटा वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और आवृत्ति का नियंत्रण डैश कहलाता है सयुत्तर LFC कहलाता है। तुल्यकालिक सिंक्रोनस जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आवृत्ति और नियंत्रक LFC कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र डैश है सयुत्तर 100 मतलब PN अपान 120 होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं जैसे कि NS बराबर 120 अपान P होता है। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं पूरा मान। चलिए जैसे कि ये फार्मूला अभी काम आएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। 4 ध्रुवी यानी 4 पोल वाले अल्टरनेटर 1500 RPM पर चल रहा है तो अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी। सिंपल सा है, 4 पोल यहाँ पर NS बराबर 120 F अपान P रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको 50 हर्ट्ज सही उत्तर निकल कर आ जाएगा जो कि इस प्रकार है।
अगला प्रश्न है, एक प्रवर्धक यानी परिपथ दोलित परिपथ के रूप में कार्य कर सकता है जब उसका लूप गेन हो जाता है। सही उत्तर अनंत हो जाता है। जैसा कि एक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर परिपथ दोलित परिपथ के रूप में कार्य कर सकता है जब उसका लूप गेन अनंत हो जाता है और फ्रीक्वेंसी उच्च हो जाती है और वैद्युतिक तरंगे पैदा करने वाला परिपथ दोलित्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। हार्टले दोलित परिपथ में डैश डैश पुनः निविष्ट वोल्टेज प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर धनात्मक प्रयोग किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हार्टले दोलित परिपथ में धनात्मक पुनः निविष्ट वोल्टेज प्रयोग किया जाता है। जब पुनः निविष्ट वोल्टेज धारा का स्वभाव इनपुट संकेत में जुड़ने का हो तो यह धनात्मक या रीजनरेटिव पुनः निविष्ट कहलाता है, अर्थात पुनः निविष्ट वोल्टेज धारा इनपुट संकेत कलामय होता है। अगला प्रश्न, जब जो दोलित्र परिपथ ज्या तरंग से भिन्न आकृति की आवृत्ति पैदा करता है वह कहलाता है। सही उत्तर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहलाता है। जो दोलित्र परिपथ ज्या तरंग से भिन्न आकृति की आवृत्ति पैदा करता है तो वह रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहलाता है। इसके आउटपुट में वक्राकार वर्गाकार सातूत आकृति की आवृत्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, हार्टले दोलित परिपथ की आवृत्ति निर्धारित करने का सूत्र है। सही उत्तर एफ बराबर 1/2 पाई कोष्टक में मतलब रूट में LC इसका सही उत्तर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि व्याख्या के माध्यम से ये आपका वही फार्मूला दिया गया है, देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अभी एंड यानी अंत में लास्ट में स्क्रीन पर आपको वीडियो का लिंक दिखेगा, वहीं पर आप क्लिक कर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो आपको जैसी ज़रूरत हो, मैं 2-3 प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप उसे जाकर पूरी वीडियो देख लेंगे, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। और दोस्तों, अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपका इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप ये सारे प्रश्न आप बिल्कुल ही कर पाओगे। चलिए, अगर दोस्तों वीडियो तनिक भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम के लिए थ्योरी कराई जा रही है, उसके साथ ये प्रीवियस ईयर मान लो प्रश्न चल रहे हैं। चलिए, जैसा कि एक ट्रांसफार्मर में कुल हानि डैश डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर वोल्टता और धारा पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर में कुल हानि इसकी वोल्टता व धारा पर निर्भर करती है, इसलिए परिणामी श्रेणी ट्रांसफार्मर की जो है रेटिंग है किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। अगला प्रश्न, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है। सही उत्तर कोर हानि। यदि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अनुपात ट्रांसफार्मर में समान रखा जाए तो परिपथ में ट्रांसफार्मर की कोर हानियाँ तथा मैग्नेटिक हानियाँ स्थिर बनी रहती हैं, इनमें भार के साथ किसी भी तरह परिवर्तित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ होती हैं। सही उत्तर एडी करंट एवं हिस्टैरिसीस का हानि दोनों होती हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि लव हानि, यह 2 प्रकार की हानि होती हैं, जो कि भावर धारा हानि। एडी करंट, इस हानि को कारण गर्म ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, और भावर धारा हानि का जो फार्मूला होता है यानी एडी करंट लॉसेस का जो फार्मूला होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, B² × F² × T² होता है, जो कि भावर धारा हानि बराबर यहाँ पर W E बराबर भावर धारा हानि, B अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और F आवृत्ति और T क्रोड की मोटाई होती है। हिस्टैरिसीस यानी स्थैतिक हानि, हिस्टैरिसीस हानि यानी क्रोड को बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने पर विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं यानी हानि कहते हैं। इसका मान AC की आवृत्ति को बढ़ाने से बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर में लोहे की हानि को मापा जा सकता है। सही उत्तर कम शक्ति कारक वाटमीटर से मापा जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर में लोहे की हानि को मापने के लिए कम शक्ति कारक वाटमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर कोर को लिमिनेट करते हैं। सही उत्तर एडी करंट को घटाने के लिए ट्रांसफार्मर को लिमिनेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर को कोर को लेमिनेट करके एडी करंट क्षति को कम किया जाता है, और एडी करंट क्षति को मोटाई के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, चापर डैश डैश कन्वर्टर होते हैं। सही उत्तर DC से DC कन्वर्ट करते हैं।
चापर डीसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं। यह एक स्टैटिक स्विच होता है। इसका उपयोग बैटरी संचालित वाहनों में ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल आदि में होता है। अगला प्रश्न, शक्ति जीटीओ की सिटकनी लैंचिंग धारा डेड डैश की कोटि में होती है। सही उत्तर एम्पियर में होती है। जीटीओ की सिटकनी लैंचिंग धारा एम्पियर की कोटि में होती है। जीटीओ का जो पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर के रूप में होता है, जो कि जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल डिवाइस होती है। क्योंकि इसे गेट पल्स तथा टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जीटीओ में 4 लेयर 3 टर्मिनल होते हैं और जीटीओ मुख्यतः एसी के लिए स्विचेबल नहीं होता है, बल्कि डीसी के लिए स्विचेबल होता है। अगला पॉइंट है, लैंचिंग धारा। एनोड धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर जीटीओ या एसीआर कंडक्शन मोड पर आ जाते हैं, अर्थात लैंचिंग करंट के ऊपर जीटीओ टर्न ऑन हो जाता है। एसीआर को जीटीओ की लैंचिंग करंट लगभग समान होती है। अगला प्रश्न, एक रोधित द्वार द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर आईजीबीटी में डेड डैश होते हैं। सही उत्तर कम इनपुट प्रतिबाधा होती है। एक रोधित द्वार द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर में उच्च इनपुट प्रतिबाधा होती है। जैसा कि आईजीबीटी का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। आईजीबीटी टर्मिनल में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसका प्राथमिक रूप से प्रयोग स्विच की तरह होता है। अगला प्रश्न, वह कम से कम एनोड धारा जो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर होल्डिंग धारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जब परिवर्तन अनुपात कम होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में होता है, जिसका रूपांतरण गुणांक लगभग इकाई का पास या कम होता है। चलिए दोस्तों, अगर हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी अंत में लिंक लगेगा, आप उसे क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, डेड डैश वह है जिसमें एक सिंगल वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक को दोनों वाइंडिंग के रूप में कार्य करती है कहलाती है। सही उत्तर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसमें एक सिंगल वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वाइंडिंग के रूप में कार्य करती है। इसलिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा धात्विक खपत कम, किंतु क्षमता रेटिंग जो है गुणवत्ता अधिक होती है। इस प्रकार के ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर घरेलू स्टेबलाइजर आदि में देखे जा सकते हैं, जो असमानता वोल्टता की उपस्थिति में स्वतः ही वोल्टता के मान में संतुलित कर देते हैं। अगला प्रश्न, सिटी यानी करंट ट्रांसफार्मर के टर्मिनल में एमीटर को भी संयोजित करते समय क्या बचाव लेना चाहिए। सही उत्तर सीटी के द्वितीयक का भूसंपर्कन करना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर अर्थात धारा परिणामित्र में प्राय स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही यह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा मापन के लिए प्रयुक्त होता है, जिसकी द्वितीयक सदैव भूसंपर्कन से जुड़ी होती है यानी आर्थिंग होती है। अगला प्रश्न, धारा करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग धारा का मानक मूल्य क्या है। सही उत्तर 5 एम्पियर होगा। करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा का मानक मूल्य 5 एम्पियर होता है, जिसकी द्वितीयक एमीटर को भी संयोजित कर सुरक्षा प्रवर्धित करते हैं। इनमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग में घेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। अगला प्रश्न, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। सही उत्तर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि धारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसे सदैव लाइन के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है।